हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए, आज का टॉपिक हमारा है चैप्टर नंबर 14, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, हम वो देखते हुए आगे बढ़ेंगे, साथ ही थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। धारा से रिलेटेड जितनी भी सारी बातें हैं वो हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहला यहाँ मैंने राउंड करके रखा है सुचालक। सुचालक क्या होता है? बोल सकते हैं अच्छा चालक। हम पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है। वो सारे पदार्थ जो होते हैं क्या कहलाते हैं? सुचालक कहलाते हैं। इसके विपरीत जिन पदार्थों से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होते हैं वह विद्युतहीन चालक होते हैं, जिसको हम कुचालक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कुचालक। ओके, आगे देखते हैं। हम जानते हैं कि धातु है, जैसे तांबा, एल्युमिनियम, ये सब जो होते हैं। धातु क्या होता है? ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। धातु जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं? चालक होते हैं। वही अधातु क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। तो धातु के अंतर्गत तांबा आता है, एल्युमिनियम आता है, इसलिए क्या है? विद्युत का चालन करते हैं। जबकि कुछ पदार्थ जैसे रबर, प्लास्टिक, लकड़ी, ये सब क्या है? विद्युत का चालन नहीं करते हैं। ये अधातु के अंतर्गत आते हैं। ये सब हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। जितना भी अभी मैंने बताया है, सुचालक, कुचालक, ये सब हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है कि क्या दर में विद्युत चालन करते हैं। पहला टॉपिक तो ये देखना है। ओके, तो पहला टॉपिक हमें ये देखना है क्या दर में विद्युत चालन करते हैं। ओके, दूसरा है आपका विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। दूसरा टॉपिक यही है कि विद्युत धारा में रासायनिक प्रभाव क्या क्या होते हैं, वो है दूसरा टॉपिक। ओके, और तीसरा टॉपिक है आपका विद्युत लेपन। तो इन तीन टॉपिक को हमें देखना है इस चैप्टर में और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखना है। तो चलिए, क्या दर में विद्युत चालन करते हैं, इसके लिए एक्सपेरिमेंट बहुत सारे किए गए हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ सुचालक का टेस्टिंग किया गया है कि एक सेल लिया गया है। सेल को एक बल्ब लिया गया है और टेस्टर से जोड़ दिया गया है। टेस्टर टाइप का है, ठीक है। इसमें पहले क्या किया गया है? तार को धातु से जोड़ दिया गया है। धातु से जोड़ने पे ये बल्ब जल जाता है, लेकिन जब तार को धातु से ना जोड़ के इसके ऊपर प्लास्टिक से जोड़ा जाता है तो ये बल्ब नहीं जलता है। तो ये क्या है? ये प्लास्टिक हीन चालक है। जबकि ये जो धातु है आपका, ये जो भी हो, ये एल्युमिनियम होगा या तांबा होगा, ये क्या है? चालक है, जो कि सुचालक के रूप में काम कर रहे हैं। तो ये एक टेस्ट किया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं। अब ये जो हमारा टॉपिक है क्या दर विद्युत का चालन करते हैं, उसके लिए एक टेस्ट किया गया। उसके लिए क्या क्या लिया गया है? यहाँ पे जो टेस्ट किया गया है, डायरेक्ट हम लोग टेस्ट ही देख लेते हैं, तब बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक सेल लिया गया, बैटरी लिया गया, ओके। एक बल्ब लिया गया और एक सिरे, ये जो है सिरे को, बल्ब से जुड़े हुए सिरे को क्या किया गया है? बल्ब से जुड़े हुए सिरे को और बैटरी से जुड़े हुए सिरे को, दोनों को क्या किया गया? नींबू के रस में डाल दिया गया। और नींबू के रस में डालने के बाद ये चेक किया गया कि ये बल्ब जल रहा है या नहीं जल रहा है। तो इससे पता चलता है कि बल्ब जल रहा है। जब ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया तो बल्ब जल रहा है। इससे पता चलता है कि नींबू का रस जो है ये क्या है? विद्युत का चालन कर रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि दर में भी विद्युत का चालन होता है। ओके, वही यहाँ बताने का कोशिश किया गया। एक एग्जाम में पूछा गया था, ऑप्शन दिया गया था, 2-3 लिक्विड का दिया गया जिसमें नींबू का भी रस है। इनमें से कौन विद्युत का चालन करता है? तो नींबू का रस करता है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नींबू का रस क्या है? विद्युत का चालन करता है। अब आगे चलते हैं। तो हमने वहाँ देख लिया कि विद्युत का चालन हो रहा है नींबू के द्रव में। अब आगे यहाँ बोल रहा है कि यदि भी कोई पदार्थ विद्युत का चालन कर सकता है, परंतु यह संभव है कि धातु की भांति आसानी से विद्युत का चालन ना कर पाता हो, जिसके कारण संप्रेक्षित का परिपथ तो पूरा हो जाता है, लेकिन फिर भी इसमें प्रवाहित विद्युत धारा बल्ब को दीप्त करने के लिए दुर्बल हो सकती है। मतलब धारा प्रभावित हो रहा है, ठीक है, लेकिन इतना धारा नहीं हो रहा है कि वो बल्ब को जला सके। तो इस प्रकार के धारा को चेक करने के लिए एक अन्य परीक्षण यहाँ पे किया गया है। दुर्बल धारा को संसूचित कर सके, उसको डिटेक्ट कर सके, दुर्बल धारा उसमें आ रही है या नहीं आ रही है, उसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग लेड का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? लेड का। आप ये जो देख रहे हैं ये क्या है? ये लेड है, जिसमें एक वायर जो होता है लंबा होता है और एक छोटा होता है। ये लेड, ये छोटी सी भी अगर विद्युत धारा
प्रवाहित हो रही है तो ये जल उठता है। तो इसको क्या करते हैं, एक तार को दूसरे, इसमें क्या होता है, एक तार दूसरे की अपेक्षा थोड़ा लंबा होता है। याद रखिए कि किसी भी परिपथ में जोड़ते समय जब हम इसको जोड़ेंगे तो लंबे तार को सदैव बैटरी के धन टर्मिनल, ये क्वेश्चन बन सकता है आपको कि लेड को जब भी हम जोड़ते हैं तो उसमें लंबा जो तार होता है उसको किधर जोड़ते हैं, तो बैटरी के धन टर्मिनल के। ओके, और छोटे तार को बैटरी के ऋण टर्मिनल के साइड जोड़ते हैं। तो छोटा वाला निगेटिव और बड़ा वाला पॉजिटिव होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और ऐसा करने के बाद क्या होता है कि ये जलने लगता है अगर उसमें दुर्बल धारा प्रवाहित हो रही है तो। ओके, तीसरा यहाँ पे किया गया एक्सपेरिमेंट है कि विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करते हैं। ऐसा एक एक्सपेरिमेंट किया गया है कि करते हैं या नहीं करते हैं। उसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे एक माचिस का ये डिबिया का जो अंदर का बॉक्स होता है ना वो लिया गया है। उसके अंदर क्या रख दिया गया है, चुंबकीय सुई रख दी गई और इसके ऊपर से वायर को लपेट के एक सेल के द्वारा जोड़ा गया है, सेल के द्वारा जोड़ा गया। और जब इसमें धारा प्रवाहित होती है तो ये विक्षोभ करती है। ओके, और बाद में इसे इसके वायर को अलग करके द्रव में भी रख के ऐसा किया गया है, चेक किया गया कि कौन से द्रव में ये होता है, तो फिर बात तो सेम ही हो जाता है, मतलब विक्षोभ करती है। तो ये सिद्ध होता है इस क्रियाकलाप से कि विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। हमें ये पॉइंट याद रखना है। ओके, विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है, इससे वही बताने का प्रयास किया गया है। तो इस क्रियाकलाप से भी निकल गया मुझे कि विद्युत धारा, क्वेश्चन क्या निकला, विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। इससे पहले वाले से क्या निकला कि अगर क्या बोलते हैं, इससे पहले वाले दुर्बल धारा को क्या कहते हैं, डिटेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एलईडी का यूज करते हैं, जिसमें लंबे तार को पॉजिटिव और छोटे तार को निगेटिव की ओर रखते हैं। आगे चलते हैं, आगे का एक्सपेरिमेंट हमें बताता है आसूत जल। ओके, तो इस एक्सपेरिमेंट में हमें यहाँ से पता चलता है कि आसूत जल जो होते हैं ये क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं, कुचालक। आसूत जल उसको बोलते हैं जो प्योर होता है। ओके, जो शुद्ध होता है। तो शुद्ध जल जो होता है वो क्या, विद्युत के कुचालक है। शुद्ध जल का पीएच कितना होता है, 7 होता है। ओके, 7 होता है। और ये एक्सपेरिमेंट किया गया है कि शुद्ध जल कुचालक होते हैं और जब इसमें नमक घोल देते हैं तो ये क्या हो जाता, नमक घोल देते हैं तो ये विद्युत का अच्छा चालक बन जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि शुद्ध जल या अशुद्ध जल कुचालक हैं, जबकि अशुद्ध जल जो होते हैं, अशुद्ध जल जो शुद्ध नहीं होते हैं वो क्या है, सुचालक है, विद्युत का सुचालक है। और जो शुद्ध नहीं होते हैं वो हमारे नल, हैंडपंप, कुओं, तालाबों आदि से प्राप्त होते हैं, क्योंकि उसमें पहले से कुछ खनिज वगैरह मिले हुए रहते हैं। ओके, वही बोला गया कि अशुद्ध जल लवणों से मुक्त होने के कारण हीन चालक होता है। मेन कारण यही है इसका कि ये कुचालक क्यों होता है, तो लवण से मुक्त होने के कारण ऐसा होता है। ओके, तो अभी हमने बताया कि शुद्ध जल का जो होता है पीएच जो होता है 7 होता है। डेट मीन्स ये उदासीन होता है। तो जब उदासीन होगा तो वो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करेगा। तो हम इससे कह सकते हैं कि विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव जो होते हैं या तो 7 से कम, पीएच मान उसका 7 से कम अर्थात अम्लीय हो, या 7 से ज़्यादा अर्थात क्षारीय हो, तथा लवणों का विलयन हो। ओके, लवणों का विलयन हो, दैट मीन्स अम्ल और क्षार का मिला हुआ रूप, लवणों का विलयन हो। ओके, तो इन तीनों ही कंडीशन में विद्युत का चालन होगा वैसे पदार्थ में जिसमें इन तीनों का मौजूदगी हो। अब अगला टॉपिक मैंने बताया था आपको कि पहला तो मैंने देख लिया कि द्रव में होता है, तो इतना सारा द्रव में मैंने देख लिया। अब हम अगला टॉपिक चलते हैं, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। ओके, तो विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव को जानने के लिए सबसे पहले हमें इलेक्ट्रोड का निर्माण करना पड़ेगा। किसका निर्माण करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोड का। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोड का निर्माण किया गया है इस चित्र में। जल विद्युत धारा प्रवाहित करना है, ठीक है, जल से विद्युत धारा प्रवाहित करना है, तो इलेक्ट्रोड का निर्माण किया गया है। इसमें क्या किया गया है, तो इलेक्ट्रोड का निर्माण करने के लिए 2 कार्बन की छड़ लिया गया है, 2। ओके, 2 कार्बन का छड़, ये आप देख सकते हैं, लिया गया। इसके ऊपर जो है ये, इसको तांबे के तार से लपेट के साफ करके, पूरा साफ करके लपेट के इसको किससे जोड़ दिया गया, तो सेल से जोड़ दिया गया है। ये आप देख रहे हैं, सेल से जोड़ दिया गया। ओके, इसको सेल से जोड़ दिया गया। तो हम कह सकते हैं इस तरह से हम इलेक्ट्रोड का निर्माण कर सकते हैं। इन 2 छड़ों को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। ओके, कार्बन की छड़ों के स्थान पे आप लोहे का भी छड़ ले सकते हैं। और जब हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो हाँ, इन धारा प्रवाहित करने से पहले हम इसे क्या करेंगे, लिक्विड में डाल देंगे। किस में डाल देंगे, लिक्विड। ये यहाँ या तो जल हो, या फिर नींबू का रस हो, या फिर सिरका भी हो सकता है। ओके,
सिरका भी वही बोल रहा है, किसी कांच के गिलास या प्लास्टिक के कटोरे में एक प्याला जल भरिए। जल को और अधिक चालक बनाने के लिए इसमें एक छोटा चम्मच नमक या नींबू का रस कुछ बूंदे मिला दीजिए। अब इन बिलियन के इलेक्ट्रोडों को डुबोइए। यह सुनिश्चित कीजिए कि कार्बन की छड़ों की धातुओं की टोपी जल से बाहर रहे। ओके, 3-4 मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए। इलेक्ट्रोड को ध्यानपूर्वक देखिए तो इलेक्ट्रोड के समीप क्या होता है, गैस के बुलबुले निकलने लगते हैं। ओके, और ये बुलबुला यहाँ ये इस इलेक्ट्रोड के समीप जो है बुलबुला निकलने लगता है। ओके, और यही बुलबुला जो है आपका क्या है, रासायनिक प्रभाव को दर्शाता है। रासायनिक प्रभाव को दर्शाता है करंट के प्रभाव से। तो ये हमने देख लिया, एक्सपेरिमेंट को कर दिया हमने कि रासायनिक प्रभाव दिखा रहा है, वहाँ से बुलबुला निकल रहा है करंट के प्रवाह होने के कारण। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा, इंपॉर्टेंट है कि सन 1880 में एक ब्रिटिश रसायन विलियम निकलसन ने यह दर्शाया कि इलेक्ट्रोड जल में डूबो हो तथा उनके द्वारा बिलियन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के बुलबुले उत्पन्न होते हैं। वो जो बुलबुला निकल रहा था, अभी हमने जो पढ़ा बुलबुला निकल रहा है, वो किसका रहता है, तो वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, वो बुलबुला गैस जो निकलता है, कौन सा गैस निकलता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, बीबी आया है, ठीक है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बुलबुले निकलते हैं। ओके, ऑक्सीजन के बुलबुले बैटरी के धन, ऑक्सीजन के बुलबुले जो होते हैं बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर तथा हाइड्रोजन के बुलबुले दूसरे इलेक्ट्रोड पे बनते हैं, नेगेटिव वाले पे। ओके, तो ऑक्सीजन कहाँ बनता है, धन वाले पे, और हाइड्रोजन कहाँ बनता है, ऋण वाले पे। इस चीज़ को याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, 100% बनेगा अगर यहाँ से बनेगा तो वही बताया गया कि किसी चालक बिलियन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। ओके, इलेक्ट्रोड पर धातु के निक्षेप देखे जा सकते हैं, बिलियनों के रंग में परिवर्तन हो सकते हैं। मतलब विद्युत रासायनिक प्रभाव के अंतर्गत क्या क्या होता है वो बताने का प्रयास किया गया है यहाँ पे कि इलेक्ट्रोड पर धातु के निक्षेप जम जाएंगे, बिलियनों का रंग चेंज हो जाएगा। ओके, यह रासायनिक अभिक्रिया उपयोग किए जाने वाले बिलियन तथा इलेक्ट्रोडों पर निर्भर करता है। विद्युत धारा के कुछ रासायनिक प्रभाव है। ओके, अभी देखिए रासायनिक प्रभाव को दिखाने के लिए यहाँ पे एक और प्रयोग किया गया था कि आलू के 2 बराबर भागों में काटा गया। उसके बाद तांबे के तार को इसमें निर्दिष्ट कर दिया गया, ये डाल दिया गया तथा डाल के कुछ देर के लिए छोड़ दिया गया। उसके बाद देखा गया कि आलू के एक तार के चारों ओर नीला हरा सा धब्बा बन गया है, जबकि दूसरे तार की तरफ ऐसा कुछ नहीं हुआ। ओके, आलू की चालकता का परीक्षण, क्या मतलब ये चालकता विद्युत धारा के आलू में प्रवाहित होता है क्या, ऐसा चेक करने के लिए किया गया था। तो हर बार देखा गया, इस प्रक्रिया को बार बार दोहराया गया। तो हर बार देखा गया कि धन टर्मिनल से संयोजित जो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, जो पॉजिटिव वाला जो है वहाँ पे क्या होता है, वहीं पे बार बार ये धब्बा आ रहा है, निगेटिव वाले के साइड कुछ नहीं हो रहा है। ओके, निगेटिव वाले के साइड कुछ नहीं हो रहा है। तो इससे पता चलता है कि ये एक्सपेरिमेंट से हम चाहे तो सेल के धन टर्मिनल की पहचान करने के लिए एक्सपेरिमेंट काफ़ी मददगार होगा। ओके, ऐसा बताया गया। तो ये पूछ सकता है कि आलू में जब ऐसा किया गया चालकता का परीक्षण, तो किस टर्मिनल पे धब्बा का साइन दिखा, तो वो धन टर्मिनल से जुड़े हुए तार के पास धब्बा का साइन मिला हमें। ओके, अब चलिए ये हो गया। तीसरा टॉपिक हम लोग देखते हैं विद्युत लेपन। विद्युत लेपन क्या होता है, तो विद्युत की मदद से एक धातु के ऊपर दूसरी धातु का परत चढ़ाना ही क्या कहलाता है, विद्युत लेपन कहलाता है। ओके, ठीक है। उसके लिए भी यहाँ एक एक्सपेरिमेंट किया गया है। तो यहाँ पे क्या देखा गया कि कॉपर सल्फेट के विलयन में, ओके, दो तांबे के प्लेट को डुबोया गया। ओके, डुबाया गया और इसको सेल से जोड़ दिया गया, बैटरी से जोड़ दिया गया, उसमें धारा प्रवाहित किया गया। तो कुछ देर बाद देखा गया कि इन दोनों में से किसी एक का कलर जो है चेंज हो गया, किसी एक का कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। तो यही इसके ऊपर दूसरा, मतलब किसी एक के ऊपर दूसरा कलर चढ़ जाता है, यही कलर का चढ़ना जो होता है विद्युत लेपन कहलाता है। ओके, तो वही बताया कि जब कॉपर सल्फेट विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कॉपर सल्फेट कॉपर तथा सल्फेट में वियोजित हो जाता है और स्वतंत्र कॉपर बैटरी के ऋण टर्मिनल में संयोजित इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होता है। स्वतंत्र जो ऋण टर्मिनल में संयोजित है उसकी तरफ आकर्षित होता है तथा उस पर निक्षेपित हो जाता है। क्या हो जाता है, उस पर निक्षेपित हो जाता है। लेकिन विलयन से कॉपर के क्षय की पूर्ति कैसे होती है, बात भी सही है। कॉपर सल्फेट जो है इससे ये जो कॉपर जो है निकल के कहाँ चला जाता है, ये तो पॉजिटिव निकल के ऋण टर्मिनल पे चला जाता है और वहाँ पे निक्षेपित हो जाता है। लेकिन विलयन में जो कॉपर जा रहा है इसकी पूर्ति कहाँ से होगी, तो दूसरे इलेक्ट्रोड जो तांबे की प्लेट से बना है, समान मात्रा का कॉपर विलयन में घुल जाता है। दूसरा इलेक्ट्रोड जो है वो कॉपर जो है विलयन में घुला देता है। इस प्रकार विलयन में जो कॉपर कम हुआ है वह विलयन में पुनः स्थापित हो जाता है। यह प्रक्रिया चलती रहती है। ओके, इसका अर्थ हुआ कि विद्युत लेपन प्रक्रिया में एक इलेक्ट्रोड से कॉपर दूसरे इलेक्ट्रोड को स्थानांतरित होता जाता है। ओके, विद्युत लेपन में ऐसा होता है। तो वही बताया गया कि विद्युत द्वारा किसी
वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाता है? विद्युत लेपन कहलाता है। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव को एक सर्वाधिक समान उपयोग है। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का एक सर्वाधिक समान उपयोग है क्या? विद्युत लेपन। इसका एग्जाम्पल है विद्युत लेपन। ओके, अब इसका एग्जाम्पल बहुत सारा है विद्युत लेपन का। जैसे कि हम क्रोमियम का लेपन करते हैं, कहाँ करते हैं? अनेक वस्तु, जैसे स्नान गृह की टोटी पर, गैस बर्नर पर, साइकिल का हैंडल पर, पहियों के रिम पर, ये सब पे किसका लेपन किया गया है? तो क्रोमियम का। क्योंकि क्रोमियम क्या होता है? अधिक चमकदार होता है, यह संक्षारित नहीं होता है, यह खरोंचों का प्रतिरोध करता है। ओके, तो इसलिए इसका लेपन किया जाता है, क्योंकि यह बहुत ही महंगा होता है, इसलिए इसका लेपन करते हैं इन सब चीज़ों पे। वही आभूषण बनाने वाले सस्ती धातुओं पर चांदी तथा सोना का लेपन करते हैं, क्योंकि चांदी और सोना क्या होते हैं? बहुत ही महंगे होते हैं। साथ ही खाद्य पदार्थों का भंडारण करने के लिए टीन के डब्बों में लोहे के ऊपर टीन का विद्युत लेपन किया जाता है। टीन लोहे से कम क्रियाशील होता है, इस प्रकार खाद्य पदार्थ लोहे के संपर्क में नहीं आते हैं। तो लोहे वाले बर्तन में अगर हम कोई खाद्य पदार्थ रखते हैं तो उसके ऊपर टीन का हम क्या करा देते हैं? विद्युत लेपन करा देते हैं। वही हम आगे बात करेंगे। पुलों तथा स्वचालित वाहनों को प्रबल बनाने के लिए लोहे का उपयोग किया जाता है, और इसको संक्षारित होने से बचाने के लिए इस पर जस्ते का लेपन किया जाता है। ओके, बस आपका विद्युत लेपन भी खत्म हो गया। यहीं पे आपका ये टॉपिक खत्म होता है। अब हम लोग चलते हैं एनसीईआरटी डिस्ट्रिक्ट क्लास साइंस 8 का ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव दृष्टि का ये बुक है, इसमें ऑब्जेक्टिव हम लोग देखते हैं। पहला है, खाद्य पदार्थों के भंडारण में उपयोग किए जाने वाले टीन के डब्बों में लोहे के ऊपर टीन का विद्युत लेपन किया जाता है। बात तो सही, अभी हम तुरंत पढ़े हैं। टीन लोहे से कम क्रियाशील होता है, ये बात भी सही है, मतलब दोनों स्पष्टीकरण भी दे रहा है, तो आपका ए नंबर आंसर हो जाएगा। दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण दे रहा है, इसलिए ऐसा करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, पुलों तथा स्वचालित वाहनों को प्रबल बनाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले लोहे में संक्षारित होने से तथा जंग लगने की प्रवृत्ति होती है, ये बात सही है। संक्षारण तथा जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर विद्युत लेपन द्वारा जिंक की परत निक्षेपित किया जाता है। दोनों, फिर इसमें ये चला जाएगा, दोनों सही है। ओके, सॉरी, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखिए बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बात यहाँ बताया गया है कि संक्षारण तथा जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर विद्युत लेपन द्वारा जिंक का परत निक्षेपित की जाती है। ओके, तो यहाँ पे क्या है? ए का स्पष्टीकरण आर नहीं है, आर का स्पष्टीकरण ए है कि संक्षारण होता है इसलिए जिंक की परत निक्षेपित की जाती है। तो यहाँ पे बी आपका हो जाएगा, स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। ए का स्पष्टीकरण आर नहीं कर रहा है, आर का स्पष्टीकरण ए कर रहा है। ठीक है, वही यहाँ बताने का कोशिश किया गया। विकल्प बी सही है। पुल तथा स्वचालित वाहनों को प्रबल बनाने के लिए लोहे का उपयोग किया जाता है। लोहे में संक्षारित होने की और जंग लगने की प्रवृत्ति है, इसलिए इसे संक्षारण तथा जंग लगने से बचाने के लिए जिंक की परत निक्षेपित कर दी जाती है। अतः कथन आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है, बल्कि कथन ए आर का स्पष्टीकरण है। विद्युत लेपन की इस प्रक्रिया में दैनिक जीवन के अनेक उपकरण तैयार होते हैं। तो ये सब तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। चलिए, तो ये चीज़ थोड़ा कॉन्सेप्चुअल था, बाद बाकी हम लोग तो पढ़ ही लिए थे। अगला क्वेश्चन है, नमक घुला हुआ जल विद्युत का अच्छा चालक है। सही बात है। अशुद्ध जल भी विद्युत का एक अच्छा चालक है, ये गलत है आपका, ये दूसरा आपका गलत है, अशुद्ध जल नहीं है। पेयजल, तीसरा है कि पेयजल में खनिज लवणों की अल्प मात्रा प्राकृतिक रूप में विद्यमान होती है, इसलिए यह भी विद्युत का सुचालक है। तो तीसरा जो है आपका ये भी सही है। ओके, किसमें लवण की मात्रा होती है इसलिए विद्युत का सुचालक होते हैं। तो इसमें औसत कथन बोल रहा है तो केवल 2 हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर औसत कथनों की पहचान करें। लेड जो होता है ऊर्जा का कम खपत करता है, सही बात है, सही बात है ना। और दूसरा, प्रतिदीप्त नालिका फ्लोरोसेंट ट्यूब्स प्रकाश उत्सर्जक डायोड की तुलना में ऊर्जा का ज़्यादा खपत करता है, ये भी सही है कि फ्लोरोसेंट ट्यूब जो होता है, प्रतिदीप्त नालिका जो होता है, ये लेड की तुलना में ऊर्जा का ज़्यादा खपत करता है, ये भी सही है। ओके, अब आगे बोल रहा है, CFL प्रकाश उत्सर्जक डायोड से ज़्यादा ऊर्जा की खपत करते हैं, परंतु ये पर्यावरण के लिए खतरनाक नहीं है। CFL ये आपका जो है गलत है। ओके, CFL प्रतिदीप्त नालिका से ज़्यादा ऊर्जा खपत करता है, ये भी गलत है। अब इसका देख लेते हैं सॉल्यूशन। CFL प्रकाश के उत्सर्जक डायोड LED से ज़्यादा ऊर्जा खपत करते हैं, ये ठीक है। साथ ही इसमें पारा के कारण पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाता है। कथन 3 इसलिए गलत हुआ था। और CFL प्रतिदीप्त नालिका मतलब ट्यूब लाइट से कम ऊर्जा खपत करते हैं, इसलिए कथन 4 भी गलत है। CFL कम लेता है ट्यूब लाइट से। ओके,
तो आपका 3-4 गलत है और वो सही है। आगे का टॉपिक है आपका कुछ प्राकृतिक घटनाएं। तो हम मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मर्दे, समझ रहे हैं ना, अगर अच्छा लग रहा है तो। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।